हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट जून 2019 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कंप्लीट सॉल्यूशन। इस लेक्चर में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, टोटल क्वेश्चन आपके कितने आए थे। जून 2019 में आपके 8 क्वेश्चन टोटल आए थे, जिसमें से 4 क्वेश्चन आपके पार्ट बी के थे एंड 4 क्वेश्चन आपके पार्ट सी के थे। पीडी टेक मैथ के नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, ठीक है। अगर आपको लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस के भी लेक्चर्स देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। लीनियर अलजेब्रा आपका कंप्लीट हो चुका है। 2011 टू 2023 तक की आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेगी वहाँ पे, ठीक है। तो आप वहाँ पे जा कर के देख लेना। और रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स हमने अभी स्टार्ट कर रखा है, तो ये साथ के साथ आप कवर करते जाना। और अभी जो फ़िलहाल ही जो HPSC PGT मैथ्स का जो एग्ज़ाम हुआ था पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप, उसका भी हमने कंप्लीट सॉल्यूशन डाला है, तो वो भी आप जा कर के चेक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है। लेट सी बी दी काउंटर क्लॉकवाइज ओरिएंटेड सर्कल। सी इसने क्या दिया है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। सी यहाँ पे क्या है, देखो सी आपके पास है सी बी दी काउंटर क्लॉकवाइज ओरिएंटेड सर्कल, ठीक है। इतना काउंटर क्लॉकवाइज इसने बोला है। ऑफ रेडियस 1/2, रेडियस कितनी है 1/2 है। एंड सेंटर क्या है, आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। ये हमें पता है कि जो आयोटा की वैल्यू होती है वो क्या होती है -1। यानी कि हमें क्या दिया है इसने, जो सर्कल हमें ड्रॉ करना है उसकी जो रेडियस है वो इसने कितनी दे दी 1/2। एंड सेंटर क्या है, सेंटर क्या है, सेंटर इज आयोटा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ -1, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ कंटूर इंटीजर, कंटूर इंटीग्रल आएगा यहाँ पे। ये कंटूर इंटीग्रल क्या दिया इसने, कंटूर इंटीग्रल ओवर c dx बाई जेड रेज टू द पावर 4 -1। इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जो इसने ये सिंबल यूज किया है यहाँ पे, इसने यहाँ पे जो ये सिंबल यूज किया है ये किसका है, कंटूर इंटीग्रल को ही डिनोट करता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कंटूर इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि क्या आएगी। सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो हमें रेडियस गिवन है और जो हमें सेंटर गिवन है, आप सर्कल ड्रॉ कीजिए कि सर्कल कैसा बनेगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद हम सिंगुलैरिटी चेक करेंगे कि उस रीजन में सिंगुलैरिटी है या फिर नहीं है। ओके, तो देखिए रेडियस आपके पास क्या है 1/2 एंड सेंटर आपके पास क्या है, सेंटर आपके पास है आयोटा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ -1, ठीक है। तो आप यहाँ से ये बोल सकते हो कि जो ये आयोटा है ये आपके पास क्या है, प्योरली इमेजनरी, ठीक है। एक्स यानी कि जो रियल पार्ट इसका होगा वो आपके पास 0 होगा एंड वाई आपके पास क्या है 1, ठीक है। क्योंकि हम क्या लिखते हैं x प्लस आयोटा वाई, ठीक है। जब हम सी में बात करते हैं तो सी से अगर कोई भी एक एलिमेंट आएगा, मान लीजिए अगर z आपका सी से है तो ये क्या है आपका x प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ पे x क्या है 0 है एंड प्लस आयोटा यहाँ पे क्या है, सॉरी आयोटा, और y आपके पास क्या है 1। इसने जो सेंटर दिया है वो इसने आयोटा दिया है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या है आपके पास जो सेंटर है 0 1, ठीक है। तो यहाँ पे अब ड्रॉ कीजिए कि कैसा बनेगा। दिस इज रियल एक्सिस एंड दिस इज इमेजनरी एक्सिस। ओके, रियल एक्सिस एंड इमेजनरी एक्सिस। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है इसने, जो रेडियस है वो है 1/2। उससे पहले सेंटर देखिए, सेंटर इज 0 1, एक्स आपके पास क्या है 0, यानी कि वाई एक्सिस पे होगा ये पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आयोटा आपका यहाँ पे होगा एंड दिस इज माइनस आयोटा। तो ये पॉइंट जो आपके पास है क्या है 0 1, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद इसने क्या कहा है कि जो रेडियस है वो आपके पास है 1/2। अब यहाँ पे आपके पास 0 है, तो जो रेडियस है 1/2 आपके पास जो हाफ होगा वो यहाँ पे होगा, यानी कि आयोटा बाई 2, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है 1/2। तो यानी कि ये आपके पास जो सर्कल बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा। देखिए आपके पास जो सर्कल बनेगा
यही, क्योंकि जो रेडियस इसने दी है, रेडियस क्या है 1/2, ठीक है। अगर मैं यहाँ से मेजर करूँ, यहाँ से यहाँ तक आपका 1/2 है और यहाँ से यहाँ तक आपका कितना है 1/2, ठीक है। रेडियस इसने क्या दी है 1/2, दिस इज आर, और सेंटर क्या है यहाँ पे 0, 1। अब ये देखिए कि हमें किस कंट्यूर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे जो सी है कंट्यूर, यहाँ पे देखिए हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, कंट्यूर इंटीग्रल dz/z⁻⁴ ओवर सी यानी कि कंट्यूर, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको सोल्व करोगे आप तो क्या बनेगा, अगर मैं अंदर के पोर्शन को लेके चलूँ साइड में, तो यहाँ पे देखिए 1/z⁻⁴ कैन बी रिटन एज 1/z² - 1 इंटू z²+1, एंड दिस इज 1/2 1/z² - 1 1/z²+1, ओके। इसको सोल्व आउट कर लेना, आपके पास यही आएगा। एंड अगेन सिंप्लीफिकेशन, 1/2 इज 1/z - 1 इंटू z+1 एंड माइनस 1/z- इंटू z+i। तो यहाँ पे इसके पास सिंगुलैरिटी क्या है, z = 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। तो ये आपके पास सिंगुलैरिटी है, ठीक है, इस फंक्शन की सिंगुलैरिटी ऑफ f(z), ठीक है। ये आपके पास क्या है f(z). अब यहाँ पे देखिए कि कौन कौन सी सिंगुलैरिटी, यानी कि इसमें से z की कौन सी वैल्यू इस सर्कल के अंदर कंटेन करती है। यहाँ पे देखो z = 1, 1 आपका कहाँ पे है, 1 आपका ये है, यानी कि आउटसाइड दिस सर्कल है ना, एंड -1 इज दिस, ये भी आपका आउटसाइड सर्कल है, एंड आयोटा आपका कहाँ है, अंदर है, एंड माइनस आयोटा यही रहा। तो z = 1 -1 एंड माइनस आयोटा आउटसाइड द सर्कल, ओके, आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज रेजिड्यू at these points are 0, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए कि जो z = आयोटा है, सिर्फ ये कहाँ पे है, इनसाइड दी सर्कल, ठीक है। यहाँ पे देखो z = आयोटा इनसाइड दी सर्कल, तो यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे, रेजिड्यू एट z = आयोटा। क्या आएगा रेजिड्यू एट z = आयोटा, दिस इज लिमिट z टेंड टू आयोटा, एंड यहाँ पे पुट करो। जब आप पुट करोगे तो आपके पास यहाँ पे बचेगा 1/2, एंड दिस इज -1/z+i, और ये आपके पास क्या आ गया, इज इक्वल टू -1/2 इंटू 2 आयोटा, ओके, एंड दिस इज -1/4 आयोटा, ठीक है। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, बाय रेजिड्यू थ्योरम 2π आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू, ओके। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 2π आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू। यहाँ पे देखिए रेजिड्यू एट 1 -1 एंड -1 क्या है, 0 है तीनों पे, 0 + 0 + 0 एंड प्लस रेजिड्यू एट आयोटा इज -1/4 आयोटा, ओके। तो यहाँ से आपके पास बच गया -2π आयोटा अपॉन 4 आयोटा, ठीक है। आयोटा से आयोटा कैंसल एंड 2 2 = 4, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, -π/2, ठीक है। तो इस कंट्यूर की क्या, इस यहाँ पे जो कंट्यूर इंटीग्रल है इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -π/2। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ओके। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फंक्शन f c गिवन बाय f of z is equal to e⁻z, एंड दिस फंक्शन इज नॉन कॉन्स्टेंट एंड एंटायर, है ना। वी नो दैट e⁻z इज नॉन कॉन्स्टेंट एंड एंटायर फंक्शन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, हमें यहाँ पे क्या बताना है कि कौन सा फॉल्स है। तो यहाँ पे देखिए कि जो एफ ऑफ जेड आपके पास फंक्शन गिवन है, दिस इज नॉन कांस्टेंट प्लस एंटायर, ओके, बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज एंटायर फंक्शन, ओके। अब यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूँ, की बात करूँ तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एफ ऑफ, यहाँ पे एफ ऑफ यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, इमेज ऑफ एफ, है ना। और किस रीजन के अंडर हमें फाइंड आउट करनी है वो देख लीजिए क्या दिया है इसने, यानी कि डोमेन इसने क्या दी है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट है एफ ऑफ सेट आपको क्या दिया है, फॉर ऑल जेड इन सी सच दैट मोड ऑफ जेड इज लेस देन 1, ठीक है। इज नॉट एन ओपन सेट, इज नॉट एन ओपन सेट। अब एक चीज़ देखिए आप, यहाँ पे जो इसने डोमेन दी है, डोमेन मीन्स ये यहाँ पे इसने जो डोमेन दी है ये क्या दे रखा है, यहाँ पे मोड ऑफ जेड लेस देन 1 मीन्स ओपन सेट with center at 0 0 and radius is 1, ओके। मोड जेड लेस देन 1 यानी कि डोमेन आपके पास क्या है, ओपन सेट है, ठीक है। और हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, इमेज ऑफ एफ हमें फाइंड आउट करनी है कि क्या आएगी, ठीक है। इमेज ऑफ एफ अंडर द ओपन सेट, यानी कि डोमेन अगर ओपन सेट है तो हमें किसके अंडर फाइंड आउट करनी है, इमेज अंडर ओपन सेट, है ना। अब अपने पास जो ओपन मैपिंग थ्योरम है वो क्या बोलती है, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ ओपन मैपिंग थ्योरम, बहुत बार रिपीट हो चुकी है ये थ्योरम। क्या है ओपन मैपिंग थ्योरम? अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो देखिए ओपन मैपिंग थ्योरम open mapping theorem says that every non-constant analytic function maps open set to ओपन सेट, है ना। यानी कि इमेज ऑफ ओपन सेट इज एन ओपन सेट, यही है इसका मतलब। यानी कि जो ये इमेज आएगी वो भी क्या आनी चाहिए, ओपन। अब यहाँ पे देखिए क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है अपने क्वेश्चन में। कंडीशन देखिए, इसने क्या कहा कि एवरी नॉन कांस्टेंट, फंक्शन अपना नॉन कांस्टेंट है, ओके है। एंड एनालिटिक, अपना फंक्शन क्या है, एंटायर है, मीन्स एनालिटिक है, ठीक है। नॉन कांस्टेंट है, एनालिटिक है। देन फंक्शन मैप्स ओपन सेट टू ओपन सेट। ओपन सेट टू ओपन सेट का मतलब क्या है कि अगर उसकी डोमेन ओपन है तो उसकी जो इमेज ऑफ एफ है वो भी क्या आएगी, ओपन आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप कि जो डोमेन आपके पास है वो क्या है, ओपन है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ for all z in C such that mod of z is less than 1 is also open by open mapping theorem, okay, by open mapping theorem। लेकिन हमें यहाँ पे क्या बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फॉल्स है, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ये तो अपने पास क्या आ गई, ओपन सेट। लेकिन फर्स्ट में इसने क्या कहा कि इज़ नॉट ओपन, तो यही अपने पास फॉल्स हो गई। अकॉर्डिंग टू आवर स्टेटमेंट इज फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। सेकंड देखिए क्या है, एफ ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल जेड इन सी सच दैट मोड ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू 1 इज नॉट एन ओपन सेट। अब यहाँ पे देखिए इसने क्या कह दिया कि इज नॉट एन ओपन सेट,
इसको कैसे करोगे? यहाँ पे जो इसने डोमेन दी है उसको ध्यान से देखिए, क्या है कि मोड जेड इज लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ पे इसने इक्वेलिटी लगाई है, ठीक है। तो जो ये आपके पास है क्या है? क्लोज्ड डिस्क। ये क्या है? क्लोज्ड डिस्क है एंड बाउंडेड। क्लोज्ड डिस्क प्लस बाउंडेड एंड एफ आपके पास क्या है? एफ कंटिन्यूस है। दिस implies by compactness image of f is also compact. This implies f for all z in C such that mod of z is less than equal to 1 is compact. This implies this is not open. तो ये तो सही है आपकी, है ना। तो यहाँ से आपका ये जो ऑप्शन है ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अब थर्ड ऑप्शन देखिए ऐसे ही, एफ ऑफ फॉर ऑल जेड इन सी सच दैट मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 इज ए क्लोज सेट। सही है, ये क्लोज्ड है, तो थर्ड भी आपका इनकरेक्ट होगा। फोर्थ इज एफ ऑफ फॉर ऑल जेड इन सी सच दैट मोड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 1 इज एन अनबाउंडेड सेट, अनबाउंडेड ओपन सेट। ये भी सही है आपका। इसने जो डोमेन दी है वो क्या दी है इसने? मोड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 1। मोड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब है कि हमने यहाँ पे एक ओपन सर्कल बनाया और उसके बाहर का जितना भी एरिया होगा, 1 को भी इसने अंदर नहीं लिया, इसके बाहर का जितना भी आपका एरिया होगा वो सारा इस डोमेन में है। तो ये आपके पास क्या है? अनबाउंडेड रीजन है ना। तो यहाँ से जो फोर्थ ऑप्शन है ये भी सही है और हमें क्या बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी कि ये आपका इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट इज गिवन ए रियल नंबर ए ग्रेटर देन 0, कंसिडर द ट्रायंगल विद वर्टिसेस ए। एक मिनट, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास है, गिवन ए रियल नंबर ए ग्रेटर देन 0, कंसिडर द ट्रायंगल विद वर्टिसेस 0 ए प्लस आयोटा। यहाँ पे जो ट्रायंगल इसने कंसिडर किया है उसके वर्टिसेस हमें दे रखे हैं और क्या है वर्टिसेस देखिए 0 ए एंड ए प्लस आयोटा ए। ओके, इफ ट्रायंगल इज गिवन द काउंटर क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन देन द कंटूर इंटीग्रल रियल पार्ट ऑफ जेड विद रियल पार्ट ऑफ जेड डिनोटिंग द रियल पार्ट ऑफ जेड। ओके, आर ई जेड जो है वो रियल पार्ट ऑफ जेड को डिनोट करता है, सिर्फ यही इसने बताया है। तो हमें यहाँ पे इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमें यहाँ पे इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उससे पहले हमें क्या देखना होगा? हम यहाँ पे पहले ट्रायंगल बनाते हैं क्योंकि वर्टिसेस भी हमें दे रखे हैं यहाँ पे। तो पहले हम यहाँ पे ट्रायंगल बना लेते हैं कि क्या कैसा ट्रायंगल आपके पास बनेगा। देखिए वर्टिसेस आपके पास क्या है, अगर मैं उसी के अकॉर्डिंग बनाऊं, सबसे पहले ये देखिए जो ए है वो है ग्रेटर देन 0, ठीक है। देखिए ए इज़ ग्रेटर देन 0, ए रियल नंबर, ओके, ए रियल नंबर एंड अकॉर्डिंग टू आवर वर्टिसेस देन दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट आपके पास है 0 0 यानी कि 0 0, ये आपके पास इमेजिनरी एक्सिस है, हाँ ठीक है। सेकंड है आपके पास ए यानी कि ए एंड 0, इसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पे ए एंड सेकंड आपके पास है ए 0 एंड थर्ड आपके पास क्या है ए आपके पास रियल एक्सिस पे ए यहाँ पे है, देन इसी के कोरस्पॉन्डिंग से ए, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे जो ट्रायंगल बना कुछ इस टाइप का बन गया, से बी एंड सी, ठीक है। तो ये आपके पास ट्रायंगल हो गया। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे?
कंटूर इंटीग्रल रियल पार्ट ऑफ जेड डी जेड, ये हमें फाइंड आउट करना है। एंड वी नो दैट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इफ वी डिफ्रेंशिएट देन डी जेड इज इक्वल टू डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। ओके, एंड इन दिस रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है, यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ जेड इज एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आएगा, कंटूर इंटीग्रल रियल पार्ट ऑफ जेड इज एक्स डी। इंटीग्रेशन ओवर बी ए, ये हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। आपके पास लिमिट देखिए, यहाँ पे अगर मैं एक्स आपके पास 0 and y is equal to 0 to a। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज बी ए। बी ए में देखिए क्या है, बी ए में है y इज इक्वल टू एक्स, एंड यहाँ पे जो ये ग्राफ है इसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हो आप, ये क्या है आपका y इज इक्वल टू एक्स है ना, ये लाइन जो है। तो यहाँ पे क्या आ गया, y इज इक्वल टू एक्स एंड x इज इक्वल टू a टू 0। ठीक है, तो अब आप इजली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए इंटीग्रेशन की वैल्यू जो आएगी आपके पास वो क्या रहने वाली है, देयरफॉर कंटूर इंटीग्रेशन ओवर ट्रायंगल रियल पार्ट ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 टू a एंड x डी एक्स प्लस यहाँ पे क्या आएगा 0 टू a, यहाँ पे y वेरी करेगा तो x की वैल्यू क्या है a, एंड दिस इज आयोटा डी वाई एंड प्लस a टू 0 x डी एक्स प्लस आयोटा डी एक्स, एंड यहाँ पे आएगा आपके पास एक्स स्क्वेयर बाई 2 ओवर 0 टू a एंड प्लस a आयोटा y एंड लिमिट इज 0 टू a प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 a टू 0 एंड दिस इज 1 प्लस आयोटा। ओके, तो यहाँ से आपके पास बन गया a स्क्वेयर बाई 2 एंड माइनस 0 देन प्लस a स्क्वेयर आयोटा एंड माइनस a स्क्वेयर बाई 2 आयोटा एंड यहाँ पे। ठीक है, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे आपके पास आएगा आयोटा, यहाँ पे आपके पास एक मिनट, एक यहाँ पे रहेगा ये टर्म, ये कांस्टेंट वाले, एक आपके पास बनेगा माइनस ऑफ a स्क्वेयर बाई 2, तो ये आपके पास कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आपके पास रह गया आयोटा a स्क्वेयर बाई 2। ठीक है, अब ये देखिए कौन से ऑप्शन में है, आयोटा a स्क्वेयर बाई 2, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट एफ सी टू सी बी एन एंटायर फंक्शन। ध्यान से देखना, देखो कॉम्प्लेक्स में एक एक वर्ड आप अच्छे से पढ़ना, क्योंकि उसके क्वेश्चन में ही उसका आंसर छिपा होता है। ठीक है,
आप थ्योरम तभी अप्लाई कर पाओगे तब आप उसके एक एक वर्ड को अच्छे से समझोगे, ठीक है, कि उसने एंटायर दिया है, बाउंडेड दिया है, कांस्टेंट दिया है, फंक्शन कैसा है, ठीक है। फंक्शन के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड होता है, ठीक है, खासकर तो कॉम्प्लेक्स में। अब यहाँ पे देखिए एफ आपके पास कैसा है, एफ इज़ एंटायर फंक्शन, ठीक है, एफ आपके पास कैसा है, एंटायर फंक्शन है। सच दैट लिमिट z टेंड टू 0 मोड ऑफ एफ ऑफ 1/z इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। जो इसने एफ ऑफ 1/z की जो इसने लिमिट निकाली है वो क्या आ गई, इन्फिनिटी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब यहाँ से मेरे को एक चीज़ बताइए कि लिमिट जब z टेंड टू 0 है एंड मोड ऑफ एफ ऑफ 1/z इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है इसका, देखिए एफ ऑफ 1/z है, ठीक है, इसने क्या कहा कि लिमिट z टेंड टू 0, ओके, एंड मोड ऑफ एफ ऑफ 1/z इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है, विच रिप्रेजेंट the pole which represent the pole at infinity, यही है, यही मतलब है, ठीक है, एट इन्फिनिटी। क्योंकि यहाँ पे इसने 1/z दिया है तो आप अगर 1/z को एज ए z पुट करोगे तो इधर क्या आएगा, z टेंड टू इन्फिनिटी, यानी कि एट इन्फिनिटी पे क्या है, यहाँ पे पोल है, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए कि जो f है वो कैसा फंक्शन है, एंटायर फंक्शन है। देन फर्स्ट ऑप्शन इज f इज़ कांस्टेंट, सेकंड इज f कैन हैव इनफाइनाइटली मैनी जीरोज, एंड थर्ड इज f कैन हैव एट मोस्ट फाइनाइटली मैनी जीरोज, एंड फोर्थ इज f इज़ नेसेसरी नो वेयर वैनिसिंग, ठीक है। यहाँ पे ये देखो एंटायर, व्हाट इज एंटायर फंक्शन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंटायर फंक्शन। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एंटायर फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। एंटायर फंक्शन, देखिए ए फंक्शन that is analytic at each point in entire C सिर्फ इन्फिनिटी को छोड़ करके, ठीक है, सिर्फ इन्फिनिटी इसकी क्या होगी, पॉसिबल सिंगुलैरिटी होगी। इन्फिनिटी इज द ओनली पॉसिबल सिंगुलैरिटी, ओके ओके। एंड नाउ एन एंटायर फंक्शन आपके पास क्या है, एफ एंटायर फंक्शन है हमें जो गिवन है, एफ आपके पास जो है क्या है, एंटायर फंक्शन है, ओके। एन एंटायर फंक्शन whose singularity at infinity is at most a pole, then is necessary a polynomial। तो क्या होगी आपके पास, पोलिनोमियल होगी। दिस इम्प्लाइज एफ इज एन पोलिनोमियल से ऑफ डिग्री n। दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ z इज इक्वल टू a0 प्लस a1z प्लस अप टू an z रेज टू द पावर n, ओके। एंड नाउ फॉर zeros f of z is equal to 0, and this implies
ए नोट प्लस a1z प्लस अप टू an z raised to the power n is equal to 0, and this implies at most n distinct zeros, ओके। इसके पास क्या होगी, n डिस्टिंक्ट जीरोज होंगी, एंड दिस इंप्लाइज इट हैज फाइनाइटली मैनी जीरोज, क्योंकि n तो क्या होगा यहाँ पे फिक्स होगा ना, कोई फाइनाइट नंबर ही होगा, फाइनाइटली मैनी जीरोज, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। f क्या है आपके पास, कांस्टेंट, इनकरेक्ट हो गया क्योंकि f तो क्या है, पोलिनोमियल है ना, ए नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल। एंड सेकंड इज f कैन हैव इनफाइनाइटली मैनी जीरोज, ये सही है। थर्ड इज f कैन हैव एट मोस्ट फाइनाइटली मैनी जीरोज, इज ऑल्सो करेक्ट। एंड फोर्थ इज f इज नेसेसरी नो वेयर वेनिसिंग, सॉरी सेकंड में क्या कहा, f कैन हैव इनफाइनाइटली, नहीं फाइनाइटली मैनी जीरोज हैं। फोर्थ इज f इज नेसेसरी नो वेयर वेनिसिंग, तो ये तो इनकरेक्ट है आपके पास, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पार्ट सी का, क्वेश्चन नंबर 5 इज लेट f ऑफ z इज इक्वल टू z क्यूब प्लस 1 साइन ऑफ z स्क्वेयर फॉर z इन c, लेट f ऑफ z इज इक्वल टू u x y प्लस आयोटा v x y वेयर z is equal to x plus iota y and uv are real valued function, then which of the following are true? First is u of r2 to r is infinitely differentiable, and second is u is continuous but need not be differentiable, and third is u is unbounded, and fourth is f can be represented by an absolutely convergent power series summation n 0 to infinity a n z raised to the power n फॉर ऑल जेड इन सी, ओके। तो देखिए इसको कैसे करोगे, फंक्शन आपके पास क्या है, एफ ऑफ जेड इज जेड क्यूब प्लस 1 साइन ऑफ जेड स्क्वेयर, ओके, फॉर जेड इन सी, ओके। एंड नाउ इफ f is equal to u plus iota v is an entire function, is an entire function, and either the u and v are bounded, then f is constant, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस रिजल्ट में इसने क्या कहा है कि f अगर आपके पास एंटायर फंक्शन है और u और v में से अगर इसमें से एक भी आपके पास बाउंडेड है, इसका मतलब क्या है कि f कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो f ऑफ z है, f ऑफ z इज इक्वल टू इज u x y प्लस आयोटा v x y, and uxy is the real part of f of z and vxy is the imaginary part of f of z, and we have to given that f of z is equal to z cube plus 1 and sin of z square, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो sin of z square, ये आपके पास क्या है, नॉन कांस्टेंट फंक्शन है, दिस इज नॉन कांस्टेंट फंक्शन, ये आपके पास क्या है, नॉन कांस्टेंट फंक्शन। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि जो थर्ड है, थर्ड ऑप्शन जो है, इसने क्या कहा कि u इज़ अनबाउंडेड, u इज़ अनबाउंडेड, देखिए यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हुई है, या तो u इज़ बाउंडेड इसने बोला होगा। देखिए अगर u बाउंडेड हुआ, अगर आपका u बाउंडेड हुआ तो इसका मतलब क्या है कि f कांस्टेंट हो जाएगा, जो हमने रिजल्ट लिखा उसके अकॉर्डिंग, है ना। बट f इज़ नॉन कांस्टेंट, तो यहाँ से जो थर्ड ऑप्शन है वो तो इनकरेक्ट हो गया, है ना।
ये तो इनकरेक्ट हो गया। सेकंड क्या है, u इज़ कंटिन्यूस बट नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल। u इज़ कंटिन्यूस बट नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप, जो z³ + 1 है ये क्या है, इनफाइनाइटली टाइम डिफरेंशिएबल है, एंड साइन ऑफ z² इज ऑल्सो इनफाइनाइटली टाइम डिफरेंशिएबल। तो जो ये कंप्लीट आपका पास फंक्शन है ये क्या है, डिफरेंशिएबल है इनफाइनाइटली टाइम्स, है ना। तो यहाँ से जो सेकंड ऑप्शन है ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। फर्स्ट इज u इज R2 इज इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल, ये आपका सही होगा। एंड फोर्थ इज f कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट पावर सीरीज समेशन n0 to infinity a n z n for all z in C। ये आपका बाय रिजल्ट ही ट्रू हो जाएगा। ओके, ये तो स्टेटमेंट ही होती है कि आपके पास जो फंक्शन है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट पावर सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज let real part of z and imaginary part of z where z in C respectively consider the domain क्या consider की है इसने, for all z in C such that real part of z is greater than mod of imaginary part of z, and let f of nz is log z raised to the power n where n आपका कहाँ से बिलोंग करता है, सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट्स है। ओके, या तो n आपके पास 1 होगा या फिर 2 होगा या फिर 3 होगा या फिर 4 होगा। एंड वे है लोग आपके पास जो फंक्शन है लोगरिथमिक फंक्शन कैसे डिफाइन किया है, c माइनस सेमी ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 0 टू c डिफाइन द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ लोगरिथम देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। यानी कि हमें इमेज यहाँ पे फाइंड आउट करनी है अंडर द डोमेन ओमेगा। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, इमेज। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो एक चीज़ देखिए कि जो z है वो आपके पास क्या होता है, x + i y, एंड x इज़ द रियल पार्ट ऑफ z एंड y इज़ इमेजनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद देखिए जो डोमेन हमें गिवन है क्या है, फॉर ऑल z इन C सच दैट real part of z is greater than mod of imaginary part of z। okay, and we know that a mod of imaginary part of z is always greater than equal to 0, क्योंकि जो ये आपके पास है ये हमेशा क्या रहेगा, या तो इक्वल टू 0 रहेगा या फिर ग्रेटर, क्योंकि मॉडुलस वैल्यू है। एंड we know that mod of imaginary part of z is always greater than equal to 0, क्योंकि मॉडुलस वैल्यू है वो या तो पॉजिटिव ही हो सकती है या फिर इक्वल टू 0 हो सकती है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया, दिस इम्प्लाइज, और जो रियल पार्ट ऑफ z है ये तो क्या है, ग्रेटर देन है इससे। तो इसका मतलब क्या है कि जो रियल पार्ट ऑफ z है वो भी हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। स्ट्रिक्टली ग्रेटर है मीन्स यहाँ पे ग्रेटर ही बोल सकते हैं हम, है ना, कि ग्रेटर देन 0। ओके, एंड नाउ फंक्शन आपके पास देखिए क्या है, एफ एन जेड इज log ऑफ z रेज टू द पावर n। ठीक है, एंड n इन सेट 1 2 3 4। ओके, एंड जो लोगरिथमिक फंक्शन है वो किस टाइप से डिफाइन है, फ्रॉम c माइनस इन्फिनिटी टू 0 टू c। ओके, ये हमें फंक्शन डिफाइन कर रखा है। तो अब देखिए हमें पता है कि जो लोगरिथमिक फंक्शन होता है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, डिफाइंड एज log ऑफ z इज इक्वल टू log ऑफ mod ऑफ z प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ z। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1। एंड व्हाट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z, what is argument of z, argument of z is tan inverse y by x। ओके, ठीक है, हमें पता है कि जो रियल पार्ट ऑफ z आपका क्या आया है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज मोड ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, ये भी आपके पास क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बोल सकते हो आप यहाँ से कि अगर आपके पास रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है कि रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू मोड ऑफ
रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। एंड दिस इम्प्लाइज डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन इज फॉर ऑल जेड इन सी सच दैट mode of real part of z is greater than mode of imaginary part of z, okay, and this is z in c, and this is z in c, real part of z क्या है x and imaginary part of z is y, and this is for all z in c such that 1 is greater than y by x, okay. And now if you apply tan inverse, then for all z in C such that tan inverse 1 is greater than tan inverse y by x is greater than tan inverse 0, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज, यहाँ से आपके पास क्या आएगा, इज इक्वल टू z in C such that what is tan inverse 1, अगर मैं tan inverse 0 की बात करूँ तो क्या होता है, tan inverse 0 is 0 and less than tan inverse y by x is argument of z and is less than tan inverse 1 is pi by 4, okay. And we know that log of z is log of mode of z plus iota argument of z by equation 1, okay. And this implies log of z raised to the power n is equal to log of mode of z raised to the power n plus iota argument of z raised to the power n, okay. And we know that the property of argument of z is argument of z raised to the power n is equal to n argument of z, okay. वही प्रॉपर्टी हम अगर यहाँ पे अप्लाई करें तो इधर क्या होगा, दिस इम्प्लाइज log of z raised to the power n plus is equal to log of mode of z raised to the power n plus iota n argument of z, okay. एंड फंक्शन अपने पास क्या है, ये क्या है, एफ एन जेड इज log ऑफ मोड जेड रेज टू द पावर n प्लस आयोटा एन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ओके। देन एफ एन ओमेगा जेड आपका कहाँ से है, डोमेन से, देन एफ एन ओमेगा इज फॉर ऑल जेड इन सी सच दैट 0 लेस देन n argument of z is less than n pi by 4, ओके। हमें क्या फाइंड आउट करना है, या फिर इसको ये बोल सकते हो कि इमेजनरी पार्ट ऑफ z मोड ऑफ, ठीक है। तो यहाँ से जब n की जगह पे आप 1 पुट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, देन f1 ओमेगा इज फॉर ऑल z in c such that 0 less than mode of imaginary part of z is less than pi by 4, and f2 omega is z in c such that 0 less than mode of imaginary part of z is less than 2 pi by 4, and f3 omega is for all z in c such that 0 less than mode of imaginary part of z is less than 3 pi by 4, and the f4 omega is for all z in c such that 0 less than imaginary part of z is less than 4 pi by 4, ओके। तो यहाँ से देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट इज करेक्ट, F2 आपके पास 2 pi by 4 आएगा, तो ये आपके पास इनकरेक्ट होगा, एंड F3 इज 3 pi by 4, ओके, सही है, एंड F4 ऑल्सो राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द सेट F for all collection of all functions from C to C such that F is an entire function and mode of f dash z is less than mode of f of z for all z in C, then which of the following are true? First is F is a finite set,
सेकेंड इज एफ इज एन इनफाइनाइट सेट, यानी कि हमें एफ यहाँ पे देखना है कि एक तो इसकी कार्डिनलिटी अगर हम देख लें कि क्या आएगी, ठीक है, यानी कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे, टोटल फंक्शंस इसके अंदर कितने होंगे, तो अपना काम बन जाएगा यहाँ से, है ना। तो देखिए क्या आएगा। सबसे पहले तो देखो एफ आपके पास क्या है, एंटायर फंक्शन है। एफ आपके पास क्या है, एंटायर फंक्शन है, ठीक है। देन दिस इंप्लाइज डेरिवेटिव ऑफ एफ इज ऑल्सो एन एंटायर, इज ऑल्सो एंटायर, ओके। एंड अगर एफ आपके पास एंटायर है और एफ डैश आपके पास एंटायर है, तो दिस इंप्लाइज एफ डैश जेड अपॉन एफ ऑफ जेड भी एंटायर होगा, इज ऑल्सो एंटायर, okay, and we have to given that mod of f dash z is less than equal to mod of f of z, which can be written as mod of f of z divided by mod of f of z is less than equal to 1. This implies this function is bounded, okay. अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये हमें पता है कि ये क्या है, एंटायर है एंड प्लस बाउंडेड। दिस इम्प्लाइज एफ डैश जेड अपॉन एफ ऑफ जेड इज एंटायर प्लस बाउंडेड, एंटायर प्लस बाउंडेड। इसका मतलब क्या है, दिस फंक्शन इज कॉन्स्टेंट, दिस फंक्शन इज कॉन्स्टेंट से अल्फा, से अल्फा। This implies f dash z upon f of z is equal to alpha, okay, okay. Now if we integrate, then if we integrate on both sides, then log of f of z is equal to alpha z plus constant say log of beta, ओके। एंड दिस इज, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज log ऑफ f ऑफ z माइनस log ऑफ बीटा इज इक्वल टू अल्फा z, एंड दिस इम्प्लाइज log a माइनस log b क्या होता है, log ऑफ a बाई b, f ऑफ z अपॉन बीटा इज इक्वल टू अल्फा z, एंड दिस इम्प्लाइज f of z is equal to बीटा e raised to the power अल्फा z, ओके। तो यहाँ से जो बीटा है वो कहाँ पे जाएगा, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब यहाँ पे जो बीटा है आपके पास इनफाइनाइट चॉइस है, इसके पास इनफाइनाइट चॉइस, ओके, क्योंकि ये सी से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूँ, देन एफ इज़ फाइनाइट सेट, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो बीटा है उसके पास इनफाइनाइट चॉइस है, तो ये फाइनाइट तो कभी नहीं हो सकता। एंड सेकंड इज एफ इज एन इनफाइनाइट सेट, सेकंड आपके पास करेक्ट हो गया, ओके। एंड थर्ड आपके पास क्या है, एफ इज इक्वल टू बीटा ई रेज टू द पावर अल्फा जेड, बीटा इन सी एंड अल्फा इन सी। तो ये क्या होगा। एंड फोर्थ आपके पास है कि एफ इज़ बीटा ई रेज टू द पावर अल्फा जेड, मोड ऑफ अल्फा इज लेस देन 1। तो इसको कैसे करोगे, देखिए आपको ये गिवन है, आपके पास क्या है कि मोड ऑफ एफ डैश जेड इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एफ ऑफ जेड, है ना। दिस इम्प्लाइज मोड ऑफ एफ डैश जेड, एफ जेड आपके पास क्या है, ये एफ जेड ये है, देन एफ डैश जेड क्या आएगा, यहाँ से एफ डैश जेड जब आप करोगे तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, अल्फा बीटा ई रेज टू द पावर अल्फा जेड, है ना। तो यहाँ पे रखिए, जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो अल्फा बीटा ई रेज टू द पावर अल्फा जेड इज लेस देन इक्वल टू बीटा ई रेज टू द पावर अल्फा जेड, एंड दिस इम्प्लाइज मोड ऑफ अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 1। तो फोर्थ यहाँ से आपके पास करेक्ट हो जाएगा एंड थर्ड इज इनकरेक्ट, ओके। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज let D be the collection of all elements in C such that mod of Z is less than 1.
and W in D, define FWD to D by f of WZ is equal to W minus Z upon 1 minus W bar Z, then which of the following are true। यहाँ पे हमें f बताना है कि ये 1 1 होगा, ऑन टू होगा, क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं 1 1 की बात करूँ, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे देखिए कि जो f ऑफ डब्ल्यू जेड है वो क्या गिवन है आपको, f ऑफ डब्ल्यू जेड इज W माइनस जेड अपॉन 1 माइनस डब्ल्यू बार जेड। ओके, नाउ फॉर 1 1 के लिए कैसे चेक करोगे आप, Z1 एंड Z2 कोई भी हम आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेते हैं, FWZ एंड FWZ2, we consider that image of Z1 and image of Z2 is equal and हमें क्या फाइंड आउट करना है, Z1 इज इक्वल टू Z2, तो 1 1 हो जाएगा। देन दिस इम्प्लाइज FWZ1 इज W माइनस Z1 अपॉन 1 माइनस W बार Z1 एंड दिस इज W माइनस Z2 अपॉन 1 माइनस W बार Z2। ओके, एंड दिस इम्प्लाइज W माइनस W बार Z2 माइनस Z1 प्लस W बार Z1 Z2 इज इक्वल टू W माइनस Z2 माइनस W बार Z1 प्लस W बार Z1 Z2। ओके, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या बचेगा आपके पास, दिस इम्प्लाइज माइनस W बार Z2 माइनस Z1। यहाँ से देखिए इधर से और यहाँ से Z2 और Z1 कॉमन निकाल लेंगे एंड प्लस Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज W बार Z1 माइनस Z2 माइनस ऑफ Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज W बार माइनस 1 इंटू Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज Z1 इज इक्वल टू Z2, ठीक है। ये ये आपका आएगा नहीं पॉसिबिलिटी, तो इधर से क्या आएगा, Z1 इज इक्वल टू Z2, दिस इम्प्लाइज f इज 1 1, ठीक है। सिर्फ अब आपको क्या चेक करना है, वो ऑन टू, ठीक है। तो ऑन टू के लिए क्या करोगे आप, फॉर ऑन टू के लिए क्या करते हो आप, देखिए कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग हमें डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जो कि क्या बने, उसकी पूरी इमेज बने, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कीजिए, FW आपके पास क्या है, फ्रॉम D टू D, ठीक है। नाउ इफ Z1 इन D यानी कि कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट Z इन डोमेन सच दैट F ओमेगा Z इज इक्वल टू Z1, ठीक है। यानी कि Z1 के कोरस्पॉन्डिंग हमें डोमेन में Z मिलना चाहिए जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। देन वी नो दैट FWZ इज W माइनस Z अपॉन 1 माइनस W बार Z एंड दिस इज इक्वल टू Z1 एंड दिस इम्प्लाइज W माइनस Z1 अपॉन 1 माइनस W बार Z1 इज इक्वल टू Z। ओके, देन दिस इम्प्लाइज F इज ऑन टू। तो यहाँ से क्या आ गया, ऑन टू भी बन गया। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, F इज़ 1 1, ओके, F इज़ नॉट 1 1, नॉट ओके, थर्ड इज F इज़ ऑन टू, ओके, एंड फोर्थ इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे आपका ख़त्म होता है CSIR नेट कॉम्प्लेक्स 2019। ओके, ये आपका जून का था, दिसंबर का हम कर चुके हैं पहले ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक